हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड रोमांटिक एज या फिर रोमांटिक पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे ऑलरेडी हम 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एक में तो एंग्लो सेक्शन पीरियड डिस्कस कर रखे हैं जिसको कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। दूसरे में द एज ऑफ चौसर डिस्कस कर रखे हैं। ये तीसरी वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ये वाला नोट्स जो है लगभग हम 25 पेज का रेडी किए हुए हैं। वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी इस वजह से, क्योंकि हम एक ही वीडियो में एक ही नोट्स में कोशिश किए हुए कि लगभग सारा रोमांटिक पीरियड कवर अप हो जाए, एक मतलब नॉर्मल वे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं। और नोट्स का लैंग्वेज भी काफ़ी इजी रख रखे हैं कि अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लेते हो ना तो उसके बाद आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आएगी, या फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आप याद भी करोगे तो वो आपको याद जल्दी होगा और काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। इस वजह से हम इजी लैंग्वेज का यूज़ किए हुए हैं। इस वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए हैं, फिर ऑरिजिन ऑफ रोमांटिसिज्म ये डिस्कस किए हुए हैं, रोमांटिसिज्म का डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ रोमांटिक पीरियड उसको 3-4 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। प्रिकर्सर्स या फिर पायोनियर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड जो हैं उसमें कुछ हम ऑथर्स के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। और रोमांटिक पीरियड जो मेनली फेमस हुआ अपने पोएम्स की वजह से, तो उसमें हम रोमांटिक पोइट्स और पोएम्स के बारे में भी लगभग 5-6 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। रोमांटिक नॉवेल्स और नॉवलिस्ट के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद एंड में कंक्लूजन है। तो ये 7-8 पॉइंट कवर अप करने की कोशिश किए हुए हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में रोमांटिक एज या फिर पीरियड है ना तो ये पूरा नोट्स जो है आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, आपको अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसका आंसर रेडी करना है इस वीडियो के हेल्प से। मोस्टली अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 5-6 पेज का आंसर आपको रेडी करना होगा, तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर करना है। ये पूरा वीडियो आंसर में नहीं लिखना, क्योंकि बहुत टाइम मेरे पास आता है ये वाला मैसेज कमेंट कि मैम आप बहुत लंबा वीडियो अपलोड करते हैं। लंबा हम इसलिए वीडियो अपलोड आजकल करने लगे हैं ताकि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर अप हो जाए और एक ही वीडियो में 5-6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाए। और इस वीडियो के हेल्प से भी लगभग आप 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर रेडी कर सकते हो रोमांटिक एज रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस का आपको समझ आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो इंट्रोडक्शन में है रोमांटिक एज और लिटरेचर इज पार्टियली ए रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इट मीन्स जो औद्योगिकरण हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई ना, उसी के रिएक्शन के फलस्वरूप जो है, उसी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है रोमांटिक एज या फिर रोमांटिक लिटरेचर का उदय हुआ। द पीरियड बेसिकली कंसिडर्ड एज रोमांटिक एज, मतलब जिस पीरियड को, जिस काल को हम लोग बेसिकली मानते हैं खासतौर पर रोमांटिक एज के रूप में, इस 1798 टू 1837, वो 1798 से स्टार्ट होकर 1837 तक का पीरियड है। और कभी कभी इसी पीरियड में ना जो प्रिकर्सर्स थे, जो पायनियर थे रोमांटिक पीरियड के, इट मीन्स रोमांटिक पीरियड के जस्ट पहले के कुछ ऑथर जिनके वर्क में थोड़ा बहुत रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है, उनको भी ऐड कर लिया जाता है ना, तब इसका जो पीरियड हो जाता है वो 1789 से लेके 1832 तक हो जाता है। बट अगर मेनली बात करें और ज़्यादातर अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है इस पीरियड का यूज़ होता है रोमांटिक पीरियड के लिए। ठीक है, 1798 से लेके 1837 तक का पीरियड जो है वो मेनली रोमांटिक पीरियड माना जाता है, बट कुछ जगहों पे आपको ये वाला भी मिलेगा। द एज स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स बाय वर्ड्सवर्थ, मतलब जो ऑथर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो जब अपना पब्लिश किए लिरिकल बैलेड्स ना, तो उसी के पब्लिकेशन से माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई। और जो ये लिरिकल बैलेड है उसको पब्लिश किया गया 1798 में। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज बैक टू नेचर। इस एज को बैक टू नेचर, इट मीन्स प्रकृति की ओर लौटो, इस नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज क्योंकि इन दिस एज, क्योंकि इस एज में मोस्टली द लिटरेचर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द थीम ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। क्योंकि इस एज में जो भी लिटरेचर साहित्य प्रोड्यूस किया गया, उत्पादित किया गया ना, वो ज़्यादातर नेचर इट मीन्स प्रकृति के थीम पे होता था, प्रकृति के विषय पे होता था, या तो ब्यूटी इट मीन्स सुंदरता के विषय पे होता था। द रोमांटिक एज वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की जो क्रांति हुई ना, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है रोमांटिक एज पे। मतलब जस्ट रोमांटिक पीरियड के स्टार्ट होने से पहले जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इस वजह से अगर आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आप लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कंफर्म पढ़ना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। हम भी कुछ टाइम में वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। ये क्लियर हो गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है रोमांटिक एज पे। बेसिकली इन दिस एज द डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री इज एट हाईएस्ट पिक। खास तौर पर इस एज में जो पोएट्री का डेवलपमेंट हुआ है, जो कविताओं का विकास हुआ है ना, वो एकदम हाईएस्ट पिक, इट मीन्स एकदम चरम सीमा पे था। बट अदर लिटरेरी टर्म्स, लेकिन जो दूसरे साहित्यिक टर्म्स हैं लाइक जैसे कि नोवेल, प्रोज आर ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस एज। तो ये सब भी जो है इस एज में डेवलप्ड हुए हैं, विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के ओरिजिन के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे उत्पत्ति हुई। रोमांटिसिज्म
फर्स्ट ऑर्गेनाइटेड इन जर्मनी, कि पहले जो ऑर्गेनाइटेड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई जर्मनी से हुई रोमांटिसिज्म की, एंड देन स्प्रेड ऑन द रेस्ट ऑफ द यूरोप, उसके बाद ये पूरे यूरोप में फैल गया। रोमांटिसिज्म एज ए लिटरेरी मूवमेंट, और रोमांटिसिज्म एक साहित्यिक मूवमेंट के रूप में, साहित्यिक आंदोलन के रूप में इमर्जेड ड्यूरिंग द फाइनल डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, मतलब 18th सेंचुरी का जो फाइनल डिकेड था, सबसे पहले आपको पता हो जाए कि 18th सेंचुरी का जो पीरियड है ना वो 1701 से स्टार्ट होकर 1800 तक के पीरियड को कहा जाता है। तो 18th सेंचुरी का जो फाइनल डिकेड है, इट मीन्स अंतिम वाला समय है ना, उसी टाइम जो है माना जाता है कि इंग्लैंड में रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट आरंभ हुआ, ठीक है, जो कि हम आगे भी आपको बताएं कि 1798 में माना जाता है कि ओरिजिन हुई रोमांटिक पीरियड का। तो ये ओरिजिन वाला सेक्शन हो गया। अब है डेफिनेशन ऑफ टर्म रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म टर्म का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विक्टर ह्यूगो के अनुसार रोमांटिसिज्म इज द अपोजिट नोट ऑफ क्लासिकल बट ऑफ रियलिज्म इन लिटरेचर, कि रोमांटिसिज्म जो है अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है, क्लासिकल के नहीं, क्लासिकल इट मीन्स ट्रेडिशन के विपरीत नहीं है, बट ऑफ रियलिज्म इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में जो रियलिज्म इट मीन्स रियलिटी का यूज किया जाता है, फैक्ट का यूज किया जाता था ना, तो उसके अपोजिट है रोमांटिसिज्म। रूसो कहते हैं कि रोमांटिसिज्म इज मीन्स द रिटर्न टू नेचर, कि रोमांटिसिज्म का अर्थ है प्रकृति की ओर लौटना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वाला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक एज पीरियड एंड लिटरेचर, इसको आप लोग फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो रोमांटिक एज का फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये वाला सेक्शन आप लिख सकते हो, और यहाँ पे एज पीरियड लिटरेचर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इमोशन एंड पैशन का काफी यूज किया गया रोमांटिक पीरियड में। ऑ ऑफ नेचर, नेचर का आश्चर्य वंडर दिखाया गया है। द आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का आइडियलाइजेशन दिखाया गया है। द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की प्योरिटी इट मीन शुद्धता के बारे में बात की गई है। कॉन्ट्रास्ट विथ न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म से तुलना दिखाया गया है रोमांटिक पीरियड का। न्यू क्लासिज्म पीरियड जो है जस्ट रोमांटिक पीरियड के पहले का पीरियड था। उसके बाद सुपर नेचुरलिज्म जो है वो भी एक फीचर्स के रूप में माना जाता है रोमांटिक पीरियड का। तो अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था इमोशन एंड पैशन। इमोशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पीरियड, की रोमांटिक पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है वो इमोशन को माना जाता है। वर्ड्सवर्थ सेड दैट, वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते हैं कि पोइट्री बिगैन एज, की पोइट्री जो शुरू होती है एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, की पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस इट मीन्स लगातार बहने वाली धारा है पावरफुल फीलिंग्स के, इट मीन्स शक्तिशाली भावनाओं की लगातार बहने वाली धारा जो है वो पोइट्री है। इट्स टेक्स इट्स ओरिजिन इट मीन्स इसकी जो उत्पत्ति होती है फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इट मीन्स शांति में स्मरण की गई भावनाओं से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसको आप एज ए कोटेशन भी पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करोगे और यहाँ पे एज ए कोटेशन ये 2-3 लाइन मेंशन करोगे और फिर नीचे से दूसरा लाइन स्टार्ट करोगे, मतलब ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो आप एज ए कोटेशन इस लाइन को यूज़ करना। काफ़ी फेमस लाइन है ये, इंग्लिश लिटरेचर का वर्ड्सवर्थ के द्वारा यूज़ किया गया था। दिस स्टेटमेंट परफेक्टली कैप्चर द वे दैट मैनी रोमांटिसिस्ट saw इमोशन एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर आर्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है इस तरीके के कि कैसे ढेर सारे जो रोमांटिसिस्ट थे, ढेर सारे जो रोमांटिक ऑथर हैं वो इमोशन को, भावनाओं को एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में देखते हैं आर्ट के लिए, इट मीन्स कला के लिए। अब नेक्स्ट है ऑ ऑफ नेचर, नेचर के आश्चर्य की बात की गई है। द रोमांटिस्ट इट मीन्स जो रोमांटिक ऑथर थे saw नेचर एज ए सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ। वो लोग नेचर को देखते हैं ब्यूटी और ट्रूथ इट मीन्स सुंदरता और सच्चाई के स्रोत के रूप में। देयर आर काउंटलेस रोमांटिक पोएट्स, मतलब ढेर सारे रोमांटिक पोएट्स हैं हु रोट लिरिकल बैलेट्स, जो कि लिरिकल बैलेट्स मीन्स कविताएं लिख रखे हैं अबाउट एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में, फ्रॉम बर्ड्स एंड फ्लावर्स, मतलब बर्ड्स एंड फ्लावर से लेके टू माउंटेन्स एंड क्लाउड्स। जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो सारे नेचुरल चीज़ों पे पोएम्स लिख रखे हैं। यहाँ पे एक और आपको कोटेशन मेंशन करना है जो कि हम इधर लिख रखे हैं। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। तो इस तरीके का लाइन जो यूज़ किया गया था वो जॉन किट्स के द्वारा ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट में किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस लाइन में ना नेचर के इंपॉर्टेंस को दिखाया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे आप वो वाला कोटेशन मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है द आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का आइडियलाइजेशन दिखाया गया है। इन द रोमांटिक एरा, रोमांटिक एरा में वुमेन वेयर सीन एज इनोसेंट, वुमेन को इनोसेंट इट मीन्स निर्दोष, प्योर क्रिएचर इट मीन्स शुद्ध क्रिएचर, जीव के रूप में माना जाता था। हु शुड बी एडमायर्ड एंड रिस्पेक्ट, और ऐसा माना जाता है कि वुमेन को ना एडमायर्ड इट मीन्स उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। मैनी रोमांटिक पोएट्स, ढेर सारे जो रोमांटिक पोएट्स एंड नॉवलिस्ट है, सेंटर्ड देयर नैरेटिव अराउंड सेलिब्रेटिंग द प्योरिटी एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन, कि वो लोग अपना मतलब पोएट्री लिखते थे या नॉवेल्स लिखते थे ना, तो उसमें ना वुमेन की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते थे, वुमेन के ब्यूटी पे लिखते थे, वुमेन के प्योरिटी के बारे में लिखते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे रोमांटिक ऑथर वुमेन की अपने वर्क्स में।
अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, दिस आइडियलाइजेशन मीन दैट, इस आइडियलाइजेशन का अर्थ था कि द रोमांटिक मूवमेंट टिपिकली शॉ वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट, कि रोमांटिक जो मूवमेंट है ना वो वुमेन को, एक औरत को ना ऑब्जेक्ट के रूप में, एक वस्तु को रूप में देखता है, फॉर मेल एडमायरेशन, जिसको कि मेल की प्रशंसा चाहिए, रेदर देन एज पीपल विथ ऑन ड्रीम्स एंड एम्बिशन। मतलब यहाँ पे फीमेल्स को वैल्यू दी गई, लेकिन वैल्यू इस सेंस में दी गई कि वो खूबसूरत होती है, इनोसेंट होती है, प्योर होती है, बल्कि ऐसे नहीं देखा गया कि उसकी भी खुद की कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, एम्बिशन हो सकते हैं। तो वैसे तरीके से वुमेन को नहीं यहाँ पे इमेजिन किया गया, बल्कि वुमेन को इमेजिन किया गया मेल एडमायरेशन के लिए, कि औरतें जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्यार मिलना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए उनके ब्यूटी की। तो इस तरीके से यहाँ पे रोमांटिक एज में जो है औरतों के ड्रीम्स को और एम्बिशन को दबाया भी गया, हम लोग कह सकते हैं। फीमेल राइटर्स, अब जो कुछ फीमेल राइटर थी सच एज, जो कि इस टाइम लगभग आई है, जेन ऑस्टिन, मैरी शेली एंड द ब्रॉन्टी सिस्टर। ब्रॉन्टी सिस्टर की अगर बात करें तो इसमें 3 ऑथर है, एमिली ब्रॉन्टी, एनी ब्रॉन्टी और चार्लोट ब्रॉन्टी। एमिली ब्रॉन्टी की काफ़ी फेमस वर्क है वुदरिंग हाइट, चार्लोट ब्रॉन्टी की जेन आयर, उसके बाद एनी ब्रॉन्टी का तो काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क नहीं रहा, फिर भी एक है एग्नेस ग्रे करके। बाकी 2 सिस्टर जो है एमिली और चार्लोट ब्रॉन्टी काफ़ी फेमस हुई है। तो ये सब जो ऑथर थी जो कि रोमांटिक पीरियड के टाइम लगभग आई है, हैड टू पब्लिश अंडर मेल स्यूडोनिमस। इन लोगों को ना मेल स्यूडोनिमस, इट मीन्स मेल उपनाम के अंदर अपना वर्क पब्लिश करना पड़ा। मतलब इन लोगों को पता था कि ये लोग अगर अपने नाम से पब्लिश करेगी ना तो इतना ज़्यादा प्रशंसा उनके वर्क्स को नहीं मिलेगा, इस वजह से ये ना मेल के नाम से खुद वर्क लिखी, लेकिन किसी मेल के नाम से बुक को पब्लिश करवाई, अपने बुक को, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, बस इस एटीट्यूड की वजह से, इस रवैये की वजह से, क्योंकि रोमांटिक पीरियड में वुमेन को इनोसेंट, प्योर और वही मेल एडमायरेशन का पात्र मेनली माना जाता था। नेक्स्ट है द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की प्योरिटी, इट मीन्स पवित्रता के बारे में बात की गई है। रोमांटिस्ट, इट मीन्स जो रोमांटिस्ट ऑथर होते थे, बिलीव दैट, वो ऐसा मानते थे कि चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू हैव ए प्योर हैप्पी चाइल्डहुड, की बचपन जो होना चाहिए ना बच्चों का वो प्योर होना चाहिए और हैप्पी चाइल्डहुड होना चाहिए। एट दैट टाइम, मतलब उस समय, मैनी चिल्ड्रन वे फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज, ढेर सारे बच्चों को फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती उनसे फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। और एज ए चिमनी स्विप्स, और चिमनी स्विप्स मीन्स होता है जो चिमनी साफ करता है, तो वैसा काम करवाया जाता था बच्चों से, विच वॉज डेंजरस वर्क, जो कि काफ़ी डेंजरस काम होता था, खतरनाक काम होता था, फॉर विच दे वे आर पेड एक्सट्रीमली लो वैगेजेस, और बहुत कम वैगेजेस, इट मीन्स मजदूरी दी जाती थी बच्चों को काम करने पे भी। रोमांटिक राइटर्स एंड पोइट्स, और जो रोमांटिक राइटर्स और पोइट्स थे, डिपिक्टेड ए डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्डहुड, वो लोग अलग तरह के चाइल्डहुड की बात करते हैं, अलग तरह के चाइल्डहुड की व्याख्या किए हुए हैं। ए हैप्पी वन, जो कि हैप्पी वन था, मतलब काफ़ी खुशी था जिस चाइल्डहुड में, एंड फुल ऑफ प्ले इंस्टेड ऑफ वर्क, जो कि पूरा प्ले से भरा पड़ा था। बच्चों का मतलब होता है ना कि काम करने की एज नहीं होती है, खेलने की होती है, तो ऐसा ही जो है बचपन डिस्क्राइब किए हुए हैं जो रोमांटिक पोइट्स हैं, राइटर्स हैं अपने पोएम्स में। तो यहाँ पे एक हम पोएम का लाइन भी मेंशन कर रखे हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं इस पैराग्राफ के बाद। वो इस तरीके से लाइन है, "It was on a holy Thursday, their innocent faces clean, the children walking two and two in red and blue and green." ये जो पोएम है वो विलियम ब्लैक की पोएम है जिसका कि नाम है हॉली थर्सडे से ली गई है, जिसको कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में ढेर सारा पोएम पब्लिश करवाया गया, तो उसी में हॉली थर्सडे की ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपको पोएम का लाइन मेंशन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्ट्रास्ट विथ न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म के साथ तुलना दिखाई गई है रोमांटिक पीरियड की। द रोमांटिक एरा इज टोटली अपोज टू न्यू क्लासिकल एरा, कि न्यू क्लासिकल एरा के जस्ट विपरीत था जो रोमांटिक एरा था। द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यू क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म इज, और जो मेन डिफरेंस देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिज्म में, दैट न्यू क्लासिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी की। न्यू क्लासिज्म में ना ऑब्जेक्टिविटी, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट पे, रियलिटी पे जोर दिया जाता था, जो कि मतलब फीलिंग्स पे बेस्ड ना हो, वैसी चीज़ों पे जोर दिया जाता था। ऑर्डर, इट मीन्स व्यवस्था, अनुशासन की बात की जाती थी। एंड रिस्ट्रेंट, इट मीन्स हो जाता है अनइमोशनल चीज़ों के बारे में बात की जाती थी। वेयर एज, जबकि रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन, वही जो रोमांटिसिज्म है वो व्याख्या करता है, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, इमेजिनेशन के बारे में, कल्पना के बारे में और इमोशन के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, इस वजह से बताया गया कि न्यू क्लासिज्म के बिल्कुल अपोजिट था जो रोमांटिक पीरियड था। उसके बाद सुपर नेचुरलिज्म, ये सबसे आखिरी फीचर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सुपर नेचुरलिज्म इज अनदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री का ये भी जो है काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, गुण है सुपर नेचुरलिज्म।
पोइट्स लाइक कॉलरिज एंड स्कॉट, इनका पूरा नाम वॉल्टर स्कॉट है, गेव ए सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री ऑफ पोइट्री, इट मीन्स कविता को आश्चर्य और रहस्य का एहसास देते हैं। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स, जो ज़्यादातर रोमांटिक पोइट्स हैं, यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन देयर पोइट्री, अपने पोइट्री में सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज इज लीडिंग रोमांटिक पोइट, वो प्रमुख रोमांटिक पोइट के नाम से जाने जाते हैं इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। एंड कुबला खान इज फुल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट, और उनका जो पोएम है कुबला खान वो पूरा सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे हम कुबला खान का लाइन यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जो कि एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशिंग आई हिज फ्लोटिंग हेयर वी वे सर्कल राउंड हिम थ्राइस। तो ये वाला लाइन जो है आपको मेंशन करना है यहाँ पे सुपर नेचुरलिज्म के नीचे, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट प्रिकर्सर्स पोइट्स एंड नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड। अब हम लोग रोमांटिक पीरियड के प्रिकर्सर्स पोइट्स और नॉवलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रिकर्सर्स या पायनियर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड के अगुआ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम डिटेल में नहीं डिस्कस किए हुए हैं पायनियर्स या प्रिकर्सर्स के बारे में, क्योंकि इन पे है ना हम ऑलरेडी 1 साल पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि 10-12 मिनट का 15 मिनट का एक वीडियो है। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि हमको सेम चीज़ फिर यहाँ पे रिपीट करना पड़ता है 12-15 मिनट के लिए। तो अगर वो पायनियर्स वाला वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो हम आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या उस वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको प्रिकर्सर्स से रिलेटेड, फिर जेम्स थॉमसन जो पोएट है उनके बारे में डिस्कस किए हुए, विलियम कॉलिंस के बारे में, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, इन सब ऑथर के बारे में डिस्कस किए, फिर इनमें कंक्लूजन डिस्कस किए हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिक पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन पे भी हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो, जो कि लगभग 20 मिनट की वीडियो है, ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो वो वाला वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ पे हमको रिपीट करनी पड़ती, तो वो वाला वीडियो भी आप वो लिंक के हेल्प से देख सकते हो। लेकिन अगर आप नोट्स लेते हो, नोट्स का PDF लेते हो ना, तो आपको सारा कुछ अरेंज तरीके से, जिस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किए हुए ना, वो PDF में आपको 25 पेज के PDF में सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम बता देते हैं आपको कि वो रोमांटिक पोइट्री वाले या पोइट्स वाले वीडियोज में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पोइट्री, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेगा रोमांटिक पोइट्री का। उसके बाद पोइट्स ऑफ रोमांटिक पीरियड के जो पोइट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पर्सी बायशली शेली, जॉन किट्स और लॉर्ड बैरन, जिनको कि जॉर्ज गॉर्डन भी कहते हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस कर रखे हैं उसमें। और फिर एंड में कंक्लूजन मिल जाएगा। आप लोग को पता होगा कि रोमांटिक पीरियड के जो पोइट्स थे ना, उनको 2 भागों में, 2 जनरेशन में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 3 ऑथर को, 3 पोइट को रखा गया था, और सेकेंड जनरेशन में भी 3 पोइट को रखा गया था। फर्स्ट जनरेशन में जो पोइट्स आते हैं, याद रखिएगा, ये ज़रूरी है याद रखना, उसमें हैं विलियम ब्लैक, ये फर्स्ट जनरेशन के पोइट है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। और जो सेकेंड जनरेशन के पोइट थे वो पर्सी बायशली शेली, जिनको कि वी.वी. शेली भी कहते हैं, जॉन किट्स और लॉर्ड बैरन थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पोइट्री वाला सेक्शन खत्म हो गया। रोमांटिक पीरियड्स के प्रिकर्सर्स का लिंक और रोमांटिक पोइट्री का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। और फिर भी अगर नहीं मिले तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद कुछ हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, जो कि पता होना चाहिए अगर आप लोग रोमांटिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको। द 4 मेजर थीम्स ऑफ रोमांटिसिज्म आर, रोमांटिसिज्म का जो 4 प्रमुख थीम है, विषय है, वो है इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर एंड सोशल क्लास, ठीक है। फादर ऑफ रोमांटिसिज्म के जो फादर के रूप में जाने जाते हैं वो जीन जॉक रूसो हैं। तो रोमांटिसिज्म का अगर फादर पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि जीन जॉक्स रूसो है। फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, अगर आपको रोमांटिक पोइट्री के फादर के रूप में क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम दोगे, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है आप लोग को ध्यान रखना है अगर आप लोग रोमांटिक पीरियड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट हम लोग रोमांटिक नॉवेल्स एंड नॉवलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। द नॉवेल्स ऑल्सो मार्क डेवलपमेंट इन दिस एज, इस युग में जो है उपन्यासों का भी काफ़ी उल्लेखनीय विकास हुआ है। द डोमेस्टिक एंड हिस्टोरिकल टाइप ऑफ नॉवेल्स, और मेनली जो डेवलप्ड हुआ है, डोमेस्टिक इट मीन्स घरेलू टाइप का जो नॉवेल था, और हिस्टोरिकल इट मीन्स जो ऐतिहासिक टाइप का नॉवेल था। द बिग नेम एमंग द रोमांटिक नॉवलिस्ट इज, और जो रोमांटिक नॉवलिस्ट में जो बड़ा नाम है उसमें है स्कॉट एंड ऑस्टिन। स्कॉट का पूरा नाम सर वॉल्टर स्कॉट है और ऑस्टिन का पूरा नाम जेन ऑस्टिन है। तो ये दोनों जो है ग्रेट रोमांटिक पीरियड के नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। देयर आर मैनी नॉवलिस्ट इन दिस एज, इस एज में ढेर सारे उपन्यासकार हुए। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ है, यहाँ पे हम आगे 6-7 नॉवलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक बार 6-7 का नाम एक साथ दे सकते हो, फिर उसके बाद आगे एक एक करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी अपना नोट्स रेडी कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में नॉवेल्स या नॉवलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो।
तो सबसे पहले जो नॉवलिस्ट हम मेंशन कर रखे हैं वो सर वॉल्टर स्कॉट हैं। वॉल्टर स्कॉट वाज बोर्न इन एडिनबर्ग। वॉल्टर स्कॉट का जो जन्म हुआ वो एडिनबर्ग में हुआ एंड ही वाज एजुकेटेड एट द हाई स्कूल ऑफ एडिनबर्ग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। मतलब जहाँ जन्म हुआ वहीं पे इनकी हाई स्कूल की भी पढ़ाई हुई और वहीं से ये यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई की है। स्कॉट्स वेवरली नॉवेल्स गैव हिम एनॉर्मस सक्सेस। स्कॉट की जो नॉवेल थी जिसका कि नाम वेवरली है ना, उससे इनको एनॉर्मस इट मीन्स हो जाता है बहुत बड़ा या विशाल सक्सेस मिला, सफलता मिली। ही ऑल्सो रोट मैनी पोएम्स, ये बाद में जो है ढेर सारा पोएम्स भी लिखे। बट इन 1814, लेकिन 1814 में ही गैव अप राइटिंग पोइट्री, वो पोइट्री लिखना छोड़ दिए, त्याग दिए एंड टर्न टू प्रोज मेनली टू द नॉवेल्स। उसके बाद प्रोज की ओर टर्न हुए, मुड़े और उसमें भी मेनली नॉवेल्स लिखने लगे। आफ्टर पब्लिशिंग वेवरली इन 1814 में वेवरली को पब्लिश करने के बाद ही रोट मैनी नॉवेल्स, वो ढेर सारा नॉवेल लिख रखे हैं। लाइक रॉब रॉय 1817 में इसको लिख रखे हैं। ओल्ड मोर्टैलिटी जिसको कि 1816 में लिख रखे हैं। द हर्ट ऑफ मिड लॉथियन जो कि 1818 में लिख रखे हैं एंड द ब्राइड ऑफ लैमोमूर जो कि 1819 में लिख रखे हैं। तो ये सब जो है वॉल्टर स्कॉट का काफ़ी फेमस नॉवेल रहा है। स्कॉट ऑफन कॉल्ड द प्रोज शेक्सपियर, और स्कॉट को प्रोज का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट है वो जेन ऑस्टिन है। जेन ऑस्टिन वाज बोर्न एट स्टीवेंटन। इनका जो जन्म हुआ स्टीवेंटन में हुआ। सी एजुकेटेड एट होम, इनके ये भी एजुकेशन जो इनके घर पर से हुई। सी इज द डॉटर ऑफ हेम्पशायर क्लर्जीमैन, वो हेम्पशायर के एक क्लर्जीमैन इट मीन्स पादरी जो प्रिस्ट होता है जो चर्च में पूजा करता है ना, तो उसकी डॉटर थी। हर फर्स्ट नॉवेल वॉज प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इनका जो पहला नॉवेल था वो प्राइड एंड प्रेजुडिस था। तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। विच कंसिडर्ड एज हर मास्टर पीस, जिसको कि उनका मास्टर पीस माना जाता है, इट मीन्स सर्वश्रेष्ठ संरचना के रूप में माना जाता है प्राइड एंड प्रेजुडिस को, जेन ऑस्टिन का। देन सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उसके बाद सेंस एंड सेंसिबिलिटी आई। नॉर्थएंगर एबी आई, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद सेंस एंड सेंसिबिलिटी और फिर नॉर्थएंगर एबी आई। इन बिटवीन 1798 एंड 1811, और 1798 से 1811 के बीच देयर वाज ए पॉज इन हर राइटिंग। उनकी राइटिंग में ना पॉज देखने को मिलता है, एक विराम देखने को मिलता है। मतलब वो 1798 से 1811 लगभग 13 साल तक कोई वर्क अपना पब्लिश नहीं की। बट देन फॉलोड इन क्विक सक्सेशन, लेकिन इसके बाद जो इनको क्विक इट मीन्स बहुत जल्दी सफलता मिली। हर अदर 3 ग्रेट नॉवेल्स, उनका जो दूसरा 3 ग्रेट नॉवेल्स है उसमें शामिल है मैन्सफील्ड पार्क, इमा एंड परसुएशन। नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट है वो है मारिया एड्सवर्थ। मारिया स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन आयरलैंड। मारिया जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है आयरलैंड में स्पेंड की। सी रोट न्यूमरस नॉवेल्स, ये भी ढेर सारा नॉवेल्स लिख रखी है। बट इट इज़ लिटिल रेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम पढ़ा जाता है इनके नॉवेल्स को। हर वर्क्स आर डिवाइडेड इन 3 क्लासेस, इनके वर्क्स को 3 क्लास में बांटा गया था। शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, जिसमें कि इंक्लूड इट मीन्स शामिल है सिंपल सुसेन एंड अर्ली लेशन। फिर आयरिस टेल लिख रखी है जिसमें कि इंक्लूड इट मीन्स शामिल है ऑमंड एंड कैसल रैक्रेंट। फुल लेंथ नॉवेल्स भी लिख रखी है जिसमें कि इंक्लूड है बेलिंडा एंड लियोनोरा। तो हो गया, हम लोग इनके वर्क के बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट नॉवलिस्ट है जॉन गॉल्ड। जॉन वॉज बोर्न इन एयरशायर। जॉन का जो जन्म हुआ एयरशायर में हुआ एंड आफ्टरवर्ड ही मूव टू ग्रीनॉक। उसके बाद वो ग्रीनॉक मूव कर गए, इट मीन्स ग्रीनॉक शिफ्ट हो गए। हिज बेस्ट नॉवेल्स आर, उनका बेस्ट नॉवेल है द एयरशायर लेगेटीज एंड द एनल्स ऑफ द पेरिस। दाउ ही हैज़ मोर वैल्यू एज पेंटर देन राइटर। इनको एज ए पेंटर जो है ज़्यादा वैल्यू मिला एक राइटर के बजाय, मतलब ये एज ए पेंटर ज़्यादा फेमस हुए जो जॉन गॉल्ड है। बट ये नॉवेल्स भी लिख रखे हैं रोमांटिक पीरियड के टाइम। नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट है वो है विलियम हैरिसन एंसवर्थ। ही वॉज बोर्न एट मैनचेस्टर। इनका जन्म जो हुआ मैनचेस्टर में हुआ एंड सन ऑफ ए सॉलिसिटर, और ये एक सॉलिसिटर मीन्स वकील के बेटे थे। ही प्रोड्यूसेस ग्रेट नंबर्स ऑफ नॉवेल, ये भी ढेर सारा नॉवेल लिखे हैं विच कवर मैनी पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, जो कि अंग्रेजी इतिहास के ढेर सारे पीरियड को कवर अप करता है। इस अदर वर्क्स आर, और लेकिन जो उनका दूसरा वर्क्स है वो है जैक सेपर्ड, द टावर एंड विंडसोर कैसल। ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क है विलियम हैरिसन का। नेक्स्ट जो है थॉमस लव पीकॉक है, ये आखिरी नॉवलिस्ट है, उसके बाद हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। ही वॉज बोर्न एट वेमाउथ। इनका जो जन्म हुआ वेमाउथ में हुआ एंड ए सन ऑफ लंदन मर्चेंट। ये लंदन के एक मर्चेंट इट मीन्स व्यापारी के बेटे थे। ही ट्राइड हिज हैंड इन वर्स ऑल्सो, ये अपना हाथ जो है वर्स में भी ट्राई किए, इट मीन्स कविता लिखने का भी ट्राई किया। बट ही इज़ फेमस फॉर हिज नॉवेल्स, लेकिन ये जो फेमस हुए अपने नॉवेल्स के लिए हुए। ही रोट 7 नॉवेल्स, ये जो है 7 नॉवेल्स लिख रखे हैं जिसमें कि है हेडलॉन्ग हॉल, मेलनकॉट, नाइटमेयर एबी, मेड मैरियन, द मिसफॉर्च्यून ऑफ एल्फिन, क्रोचेट कैसल, ग्रीन ग्रैंज। तो ये सब जो है काफ़ी फेमस नॉवेल है थॉमस लव पीकॉक का, जो कि रोमांटिक पीरियड में फेमस हुआ।
These are some novelists of the romantic age. तो ये कुछ नॉवलिस्ट थे रोमांटिक एज के who contributed their best to the English literature, जो कि अपना बेस्ट योगदान दिए, सर्वश्रेष्ठ योगदान दिए इंग्लिश लिटरेचर में, इट मीन्स अंग्रेजी साहित्य में. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान, देयर इज वन टाइप ऑफ नॉवेल विच इज ऑल्सो रिटन, मतलब एक और टाइप का नॉवेल इस समय लिखा गया एंड फेमस इज, और काफी ज्यादा फेमस भी हुआ, वो था गॉथिक नॉवेल्स इन विच द स्केरी टेल्स आर रिटन, जिसमें कि स्केरी टेल्स लिखी जाती थी. ठीक है, रोमांटिक पीरियड के एंड में ना कुछ गॉथिक नॉवेल्स भी लिखा गया. अगर गॉथिक नॉवेल्स की बात करें तो वुदरिंग हाइट, जो कि एमिली ब्रॉन्टी का वर्क है, वो काफ़ी फेमस हुआ एज अ गॉथिक नॉवेल. उसके बाद जो मैरी शेली का वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, वो भी काफ़ी फेमस हुआ है एज अ गॉथिक नॉवेल. तो ये जो है ना रोमांटिक पीरियड के एंड में कुछ गॉथिक नॉवेल्स भी लिखा गया. अब आखिरी वाला सेक्शन है कंक्लूजन, छोटा सा ही हम कंक्लूजन मेंशन कर रखे हैं. दस इस प्रकार द रोमांटिक पीरियड वाज ओवरऑल एन एरा ऑफ आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल क्रिएटिविटी, कि ओवरऑल कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि जो रोमांटिक पीरियड है ना वो एरा है आर्टिस्टिक, इट मीन्स हो जाता है कलात्मक, एंड म्यूजिकल क्रिएटिविटी, इट मीन्स संगीत रचनात्मकता का युग है. दैट फोकस्ड ऑन इमोशन, जो कि फोकस्ड करता है इमोशन पे, इट मीन्स भावनाओं पे. फार अवे प्लेसेस, इट मीन्स दूर दराज के स्थानों पे. नेचर, इट मीन्स प्रकृति पे. एंड मैनी अदर टॉपिक्स, और ढेर सारे विषयों पे जो है ये रोमांटिक एरा फोकस्ड करता है. द रोमांटिक पीरियड लीड डायरेक्टली इनटू द विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक काल जो है सीधे विक्टोरियन काल की ओर ले जाता है. विच शेयर सम सिमिलैरिटीज विद द रोमांटिक एरा, जो कि रोमांटिक युग के साथ कुछ समानताएं साझा करता है, बट इज मोस्टली डिफरेंट, लेकिन जो है ना ज़्यादातर इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है. बिकॉज ऑफ द अपोजिंग वैल्यूज बोथ एराज हैड टुवर्ड्स ईच अदर, कुछ सिमिलैरिटीज भी है इन दोनों पीरियड में, लेकिन जो है अलग अलग वैल्यूज होने की वजह से ज़्यादातर भिन्नताएं मिलती हैं इन दोनों पीरियड के बीच. तो यहाँ पे रोमांटिक पीरियड वाला सेक्शन खत्म होता है. अगर आप लोग को इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, टोटल 25 पेज का पीडीएफ होगा, तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. आप लोग को पता होगा कि 1 मई से जो है हम सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड कर दिए हैं. एक टॉपिक के पीडीएफ के लिए आपको 30 रुपीज़ पेड करना होगा. तो ये वाला भी पीडीएफ जो है आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा. उसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. टेलीग्राम का लिंक जो है हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.